गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था, इस चैप्टर में से जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। फिर हम कर रहे थे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर अलग अलग ग्रुप लग जाएं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं। राइट, थोड़ा सा एक रिवीजन कराता हूँ, एक पॉइंट का मैं आप देखिए ध्यान से। जैसे कल एलिफेटिक की एक एग्जांपल थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसमें काफ़ी सीखने को मिलता है हमारे। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फ्लोरो ग्रुप, एक में 2 क्लोरो ग्रुप हैं और एक में एक ही क्लोरीन है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? क्लोरीन इज़ नियर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। 2 क्लोरीन है लेकिन वो दूर हैं। फ्लोरीन ऑल्दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये सबसे दूर है। तो हम ये गलती कर सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसे केसेस में हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैक्सिमम इफेक्ट डिस्टेंस से क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हालांकि कम है, लेकिन क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बिल्कुल पास है इसलिए दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। उसके बाद फिर हम देखते हैं नंबर ज़्यादा हो तो। डिस्टेंस के बाद हमने क्या था? नंबर। क्लोरीन यहाँ पे 2 थे और फ्लोरीन यहाँ पर केवल 1 ही है, तो नंबर हमने देख लिया, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और फिर हमने क्या देखा कि स्ट्रेंथ, ऑल्दो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है लेकिन ये सबसे दूर है, तो इसका इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे कम हो गया, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? C इज़ मोर देन B इज़ मोर देन A। एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस क्वेश्चन को मैं हमेशा डिफ़िकल्ट मानता हूँ। कल मैंने हालांकि अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप दोबारा सुने, इन पॉइंट्स को देखो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इस बेंजोइक एसिड पर H देने के बाद क्या बनेगा? बेंजोएट एनायन। यानी जो फैक्टर, जो ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। अब ग्रुप कहाँ लग सकते हैं? ऑर्थो, मेटा और पैरा पे लग सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है इसके अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर हमें क्या देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई करेंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर हमें क्या देखना है कि इन दोनों टाइप की ग्रुप का जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो कहाँ पे पड़ता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पड़ता है। ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। मेटा पे केवल क्या काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। लेकिन बेंजोइक एसिड के केस में एक इफेक्ट मैंने बताया था आपको, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ड्यू टू स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एसिड, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों चाहे वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हों, वो क्या होता है? बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट का एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। तो इस बेस पे हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया, टॉलोइक एसिड के एग्जांपल डिस्कस किया, देन हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के एग्जांपल्स लिए। इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरह देखें और यहाँ से मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल से। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स। अब आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, मेरे बताने से पहले सारे फैक्टर्स अप्लाई करो, क्योंकि इनके आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रट नहीं सकते कभी भी। ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। तो मैं बताऊं उससे पहले आप कंपेयर करके देखिए, ठीक है? अपने आप करके देखना चाहिए हमेशा, और फिर पॉज करके वीडियो अपने आप देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ग्रुप लगा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या है। ग्रुप कौन सा लगा है? नाइट्रो।
तो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई। अभी दोनों इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ईजी हो गया मामला। दोनों इफेक्ट क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके, अब नाइट्रो ग्रुप का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप एसिडिक ग्रुप के बिल्कुल पास है। उसके बाद मेटा पे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेटा पे क्या होता है, इन मेटा नो माइनस एम इफेक्ट, ओनली माइनस आई इफेक्ट काम करता है। यहाँ पे केवल क्या काम करता है, ओनली माइनस आई इफेक्ट काम करता है। इसलिए जो पैरा होगा वो क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे, मेटा से। और बेंजोइक एसिड तो कम ही होगा, इसके अंदर सोचने की। दिस इज इजी एग्जाम्पल। अभी तक जो दो एग्जाम्पल डिस्कस किए उनसे ईजी है, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी दोनों बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप पास हो गया, माइनस एम माइनस आई दोनों इफेक्ट हैं, प्लस ऑर्थो इफेक्ट तो काम कर ही रहा है, ऑर्थो इफेक्ट भी क्या कर रहा है, काम। तो अगर हम इनको ए बी सी और डी देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ए इज स्ट्रोंगर देन सी और सी इज स्ट्रोंगर देन बी एंड बी इज स्ट्रोंगर देन डी, ए सी बी डी, ये इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। लेकिन इनमें जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, जो ग्रुप का इफेक्ट बताया है, ये आप देखोगे तभी आपको आएगा। इनके आंसर्स कभी रट नहीं सकते हम, ये ध्यान रखना है, इनको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक दिस वॉज the third example. Yesterday we discussed two examples, now this was the third example. Okay, and let us take fourth example. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में मैं कौन सा ग्रुप लगा रहा हूँ, एमिनो ग्रुप लगा रहा हूँ। अमीनो ग्रुप में एक विशेष बात आएगी, आपको पता है, मैंने बताया था ऑर्थो इफेक्ट में कि इन केस ऑफ ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो इफेक्ट डज नॉट वर्क। व्हाई इट डज नॉट वर्क, I will explain you here in this example. Orthoaminobenzoic acid, meta aminobenzoic acid, उसके बाद हमने लिया para aminobenzoic acid and then benzoic acid। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको क्या देखना है इसके अंदर कि अगेन कि एमिनो ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, एमिनो ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये नहीं पता होगा तो हम आंसर दे ही नहीं सकते। तो एमिनो ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, बट प्लस एम इज मोर देन माइनस आई। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा, अमीनो ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला है, प्लस एम ज़्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात आई कि वाई ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट वर्किंग इन दिस केस, वाई ऑर्थो इफेक्ट डजंट वर्क। इसके लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा, देखो आपको ध्यान से, इन दिस ये बेंजोइक एसिड में बना रहा हूँ वापस आपके लिए, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया इसको अपन जो दिखाना चाहते हैं, ताकि अपन प्रॉपरली दिखा पाएँ यहाँ पर। तो इनके बीच में एक चीज़ तो क्या होती है कि दिस इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेकेंडली ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है यहाँ पर, ये एच क्या देगा, इसको दे देगा अपने एसिडिक ग्रुप, और ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। तो कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा, ये एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। और एमिनो एसिड में हो सकता है आपने पढ़ा हो टर्म, नहीं तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अपने सिलेबस में आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एच इसने इसको दे दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइपोलर न्यूट्रल स्पीसीज, जो क्या बन जाते हैं, ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन बनने के कारण अब एसिडिक ग्रुप इसका ये नहीं, ये NH3 ग्रुप काम करता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई इन कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं काम करता है इसके अंदर, केवल एक ही एक्सेप्शन आती है। नेक्स्ट हम नंबर देते हैं इनको A B C एंड D।
अब देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो कौन सा हो गया इसके अंदर, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का नंबर डी दिया है, तो डी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप काम करता है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता है। उसके बाद देखो अब माइनस आई इफेक्ट केवल कहाँ काम करता है, इस पोजीशन पे काम करता है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो माइनस आई इफेक्ट, ओनली माइनस आई इफेक्ट मेटा पोजीशन पे होता है, इसलिए इसका मेटा जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है ए और सी में, ए और सी में, ए और सी में से दिस एमिनो ग्रुप, ठीक है, इट ऑर्थो वाला ज़्यादा होगा किससे, सी से, क्योंकि मैक्सिमम प्लस एम इफेक्ट यहाँ काम करेगा। यहाँ पे प्लस एम ने भी कम कर दिया क्योंकि यूट्राइन बना लिया इसने, एंड हैंस द ऑर्डर इज दिस। तो ये पता चला आपको कि वाई ऑर्थो एमिनो एसिड बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो इसका कारण अच्छे से देख लीजिए आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के ऐसे खूब सारे ग्रुप लगा के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ग्रुप लगा रहा हूँ, इसके अंदर क्लोरो ग्रुप लगाता हूँ। बेंजोइक एसिड में कौन सा ग्रुप लगा रहा हूँ, क्लोरो ग्रुप। तो एग्जांपल बनाना तब आपको आएगा, मैंने बोल दिया क्लोरो ग्रुप, तो आप अपने आप लगा सकते हैं कि बेंजोइक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, फिर हमने मेटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, फिर हमने पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाया, एंड देन ओनली बेंजोइक एसिड। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्लोरो के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या कहते हैं। व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ क्लोरो ग्रुप सेज। क्लोरो ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये क्लोरो ग्रुप है ना, क्लोरो ग्रुप में कौन से इफेक्ट करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। साथ में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो प्लस एम इफेक्ट, बट माइनस आई इज मच मोर एज कंपेयर टू प्लस एम। माइनस आई जो है प्लस एम की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका एविडेंस बताऊँ आपको, देखो आपने क्वेश्चन किया होगा जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे कि क्लोरो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, क्लोरो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग स्टिल ऑर्थो एंड पैरा। माइनस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों है, डीएक्टिवेटिंग है, माइनस इफेक्ट ज़्यादा है, और ऑर्थो पैरा क्यों है, बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या कर जाते हैं, डीलोकलाइज कर जाते हैं। अब माइनस आई इफेक्ट, अब आपको पता है माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो माइनस आई इफेक्ट बिल्कुल ज़्यादा भी होगा यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पे काम करता है क्या है, ऑर्थो इफेक्ट प्लस मैक्सिमम माइनस आई काम करेगा यहाँ पर। मेटा पे यहाँ क्या काम करेगा, ओनली माइनस आई, केवल माइनस आई प्रभाव भी काम करेगा यहाँ पर, और यहाँ पे तो माइनस आई। तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज द ईजीएस्ट एग्जाम्पल, काफ़ी ईजी एग्जाम्पल हो गया इन दिस केस। मान लो इनका नंबर दिया हमने ए बी सी और डी, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए इज़ मोर देन बी, बी इज़ मोर देन सी एंड सी इज़ मोर देन। इसको ऐसे याद नहीं कर सकते, आपको ध्यान नहीं हो, क्यों ऑर्थोमेटा पैरा उल्टा लिखा जा सकता है क्वेश्चन में हमारे पास। आपको बहुत अच्छी तरह देखिए, कोई सीक्वेंस में थोड़ी लिखा हो, क्वेश्चन में कैसे भी लिख सकते हैं, पहले कोई भी मेंबर दे दिया फिर कोई मेंबर दे दिया, लाइक दैस। तो आई होप बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सब्सटीट्यूटेड, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सब्सटीट्यूटेड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, खूब सारे एग्जाम्पल हमने लिए और आपको ये बहुत अच्छी तरह आ गया हो गया। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं अभी, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस आपको बहुत इजी लगेंगे इसकी, रिएक्शंस में इतने क्वेश्चंस भी नहीं बनते इसमें से, लेकिन कुछ रिएक्शंस आ सकती हैं आपके एग्जाम में, हम सारी करेंगे लेकिन। ओके, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हेडिंग आप इसके अंदर डाल दीजिए, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो रिएक्शंस के लिए थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, लेट मी चेंज द पेज फॉर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डाल दीजिए आप, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अब रिएक्शंस,
रिएक्शंस को हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। पहला रिएक्शन क्या पढ़ते हैं हम? सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहला रिएक्शन क्या बताता हूँ मैं? सॉल्ट फॉर्मेशन। अब नाम से आप समझ गए होंगे। देखो, सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक नेचर के हैं, है ना। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे विल रिएक्ट विथ मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, एल्कली, इन सब से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएंगे? उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना ले, लवण बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, बट आपको आना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल लिख के बताता हूँ। बेसिक जब एग्जांपल लिखेंगे हम तो स्टैंडर्ड एग्जांपल किसका ले लेंगे? एसिटिक एसिड का। और जैसे एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है वैसे ही दूसरे एसिड भी क्या कर सकते हैं? इससे रिएक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको मैं। सॉल्ट फॉर्मेशन से हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लेके लिखा। वी स्टार्टेड विद एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की रिएक्शन मेटल से की। अब मेटल मान लो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट कुछ भी हो सकता है। मान लो सोडियम रिएक्शन से मेटल की, तो मेटल क्या करेगा? इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा और सॉल्ट बना लेगा। और सॉल्ट क्या हो जाएगा? एसिड का सोडियम से सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो का मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बैलेंस का। जरूरी नहीं कि सोडियम मेटल, सोडियम तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन मान लीजिए हम कुछ कम रिएक्टिव मेटल, ये जिंक, जिंक की रिएक्शन कराएंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, जिंक की रिएक्शन कराया, इससे हमने रिएक्शन बाइवैलेंट है ये, तो दो एसिड मॉलिक्यूल्स इससे रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? जिंक एसीटेट। सिंपल नाम है इसलिए नाम आप सुन के लिख लीजिएगा कॉपी में, मैं लिख नहीं रहा हूँ। जिंक एसीटेट और हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। इसी प्रकार हम कार्बोनेट से रिएक्शन लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट से, एल्कली से, सारी रिएक्शन एग्जांपल बताया था मैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिखा, अगेन एसिटिक एसिड हमने स्टैंडर्ड लिया और एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे लिखा? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट से जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगा? इससे रिएक्शन क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम दो हैं तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स काम करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा बिल्कुल वैसा का वैसा, सोडियम एसीटेट प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल दीज आर सॉल्ट्स। ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? सॉल्ट के हैं। ऐसे ही मान लो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें एसिटिक एसिड का, इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तब भी प्रोडक्ट तो सोडियम एसीटेट ही बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे इसके अंदर भी? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कली के एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड सबसे रिएक्शन करता है। जैसे हमने सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखा एक वीक एल्कली से, वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? वीक बेस है। ये वीक एसिड है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। ये सॉल्ट फॉर्मेशन है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ऑल दीज आर सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। मान लो यही सोडियम एसीटेट की रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमने NaOH से लिखा। स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग एसिड है तब भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो एज ए रिएक्शन तो इनमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ये मेटल्स, ये तो फिर भी ध्यान रखता है एसिड बेस सॉल्ट बनता ही बनता है, बट मेटल्स, मेटल अल्कोहल से भी आपने पढ़ा था कि अल्कोहल भी मेटल क्या कर, अल्कोहल तो बहुत ही कम एसिडिक है, उसके हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो एसिड तो काफ़ी ज़्यादा एसिड होते हैं। तो एसिड डायरेक्ट मेटल्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट लिखे हैं ऑल दीज आर सॉल्ट, और नाम भी इनके काफ़ी सिंपल है जो कि आप देख सकते हैं। ओके, नंबर 2 सेकेंड रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं, रिएक्शंस in which COH बॉन्ड ब्रेक्स। जैसे अल्कोहल में भी मैंने बताया था ये पॉइंट आपको, रिएक्शंस इन विच COH बॉन्ड ब्रेक्स। इसका मतलब क्या हो? देखो, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम वो रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर ये तो इंटैक्ट रहेगा और केवल OH, यानी आप ये मान लीजिए इट इज़ ए रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। किसकी रिएक्शन है? OH ग्रुप की रिएक्शन है, बस इतना आएगा
तो हम आराम से इसका प्रोडक्ट लिख देंगे। तो इसके अंदर दो रिएक्शन लिखते हैं हम, ए हेडिंग डालो, मतलब दो क्या और भी रिएक्शन ए लिखते हैं। नंबर वन हेडिंग डाल दिए इसके अंदर एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पहले तो इसका प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। पहले तो हमें क्या लिखना आना चाहिए, प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं एल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, तो इसकी प्रोडक्ट क्या बनता है, इससे एस्टर बनता है। अब हम ये देखें कि कैसे जनरल लिखो। देखो आर, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, इस रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। एल्कोहल, दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एसिड। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बस केवल इससे आपको कोई मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म बता सकते हैं, आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसका OH जाएगा एसिड का और ये जाएगा। गलती क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम सोच सकते हैं एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, H देगा और इसका नहीं, यही हमारा इसके अंदर क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इस बात को। तो माइनस तो वाटर हो गया, नो प्रॉब्लम, है ना, माइनस तो क्या हो गया इसमें से, वाटर हो गया। लेकिन अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, RC≡O≡R', दिस इज द एस्टर फॉर्म्ड। ये प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया। अब इसका एविडेंस दे सकते हैं हम, इसका क्या दे सकते हैं, एविडेंस, और वही हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर वही क्या बनता है हमारे पास, क्वेश्चन बनता है। व्हाट कि क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनेगा, वो चीज़ क्या बनने वाली है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ पहले, फिर और पॉइंट भी बताऊँगा इसका। मतलब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की तो बहुत डिटेल हो सकती है, आपको आपकी क्लास के अनुसार बताता हूँ मैं। जैसे मान लो हमने लिया एसिटिक एसिड, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराया हमने एल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और एल्कोहल में ये जो O है ये लेबल्ड ले लिया, दैट इज O का आइसोटॉप O18 ले रखा है। क्या ले रखा है हमने, O18। अब O18 ले रखा है, प्रोडक्ट के लिए मैंने बताई दिया, ब्रैकेट ये है, माइनस वाटर तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, CH3 C≡O और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोटॉपिक था, लेबल्ड ऑक्सीजन था, वो लेबल्ड ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, इस एग्जाम्पल में आ रहा है। लेबल्ड ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। बस ये अगर चीज़ आपको आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी भी इस पर गलत नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़ जो इस रिएक्शन में आप नोट कर सकते हैं, वो क्या नोट करते हैं, इट्स ए बायमॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज्ड, इट इज बायमॉलिक्यूलर एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, with acyl oxygen hydrolysis and it is completed by with acyl oxygen hydrolysis and it is completed by। बस ये एक चीज़ बताना चाहता है, एक टर्म नया है, हालांकि आपके लेवल की क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, ये नेट के लेवल का क्वेश्चन है कि ये कौन से मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है, AAC2। ये सभी MSc को बच्चों को इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह आना चाहिए आप, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ AAC2 मैकेनिज्म, AAC2 मैकेनिज्म। यहाँ A का मतलब क्या होता है, कंजुगेट एसिड ऑफ एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ एसिड। AC का मतलब क्या होता है, एसाइल, और 2 का मतलब क्या होता है, बायमॉलिक्यूलर। इस रिएक्शन में एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होता है, उसका एविडेंस मैंने दिया आपको, आइसोटॉपिक लेबल लेके क्या दिया इसके अंदर, हमने इसका आंसर दिया आपको। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमारे पास अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और अलग अलग एल्कोहल हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंपेयर करना हो, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और अलग अलग कंपेयर करना हो, तो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही एस्टरीफिकेशन क्या होगा, ईजी होगा। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही एस्टरीफिकेशन क्या होगा, ईजी होगा। जैसे अलग अलग हमें एसिड दे दिए और उसका एस्टरीफिकेशन का रेट पूछा, तो क्या एसिड, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड is greater than acetic acid is greater than normal propyl acetic acid, like that। मतलब इससे केवल एक
क्या सीन, एक चीज़ पता होगी तो आप आंसर दे सकते हैं। अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे हैं और उनके एस्टरिफिकेशन का रेट हमसे पूछा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द एस इन दिस। और इसी प्रकार मान लो अलग अलग एल्कोहल हो हमारे पास, डिफरेंट एल्कोहल्स हों और उनका एस्टरिफिकेशन के लिए रेट पूछेंगे, तो उसके अंदर भी क्या आंसर होगा हमारा, स्ट्रॉन्गर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, दैट इज़ मान लो हमने मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल इज़ विल डू एस्टरिफिकेशन फास्टर देन इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल जो है फास्टर करेगा एस्टरिफिकेशन देन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एंड इट विल डू फास्टर देन ट्राइब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार से अलग अलग ये बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में ये चीज़ें आती हैं। एस्टरिफिकेशन के बारे में मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, दो जरूरत नहीं थी अपने को। अगर ये ब्रैकेट आपको पता है, ये नाम पता है मैकेनिज्म का, यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑन एस्टरिफिकेशन। ओके, इसी टाइप से हम नेक्स्ट रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बहुत सारी रिएक्शंस बाकी हैं, आज हमने शुरू किया है रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ अंत में, जब भी आप वीडियो देखें एक तो क्रम से देखें उस चैप्टर के, दूसरा कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने क्या बना लें, उनसे नोट्स बना लें। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।